आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर में। आज हम लोग जिस कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं वो 5 नंबर का डेरिवेशन और बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। यकीन मानो इस साल भी आपको रखा मिलेगा, इसलिए बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन को देखना है। हेडिंग का नाम है परिमित लंबाई की ऋजुरेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र। यानी आपने बायो सेवर्ट का नियम यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार बायो सेवर्ट के नियम को आप पढ़ के आइए। बायो सेवर्ट ने बताया था कि किसी चालक तार के अल्पतम भाग के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, जबकि हम बायो सेवर्ट के नियम की मदद से यहां पता करने वाले हैं एक विशाल से तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखिए परिमित लंबाई। परिमित शब्द का मतलब होता है एक सीमित। सीमित मतलब जिसका क्राइटेरिया डिफाइंड हो। लंबाई का मतलब लेंथ से है। ऋजुरेखी का मतलब एक रेखा के आकार का पतला तार। धारावाही का मतलब है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही हो। और चालक का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो के कारण चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड। चलिए हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली पढ़ा हुआ है कि अगर किसी तार में धारा का प्रवाह होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ऐसा आपने सुना है। हम सबसे पहले आपने जैसे ही सुना ये डेरिवेशन है तो 3 कॉन्सेप्ट में पूरा होगा। एक तो डायग्राम, डायग्राम की भाषा और कैलकुलेशन। हम तीनों बाया स्टेप चलेंगे, आप सावधानी से मेरे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम यहां पे डायग्राम बनाते हैं। हमने मान लिया मेरे पास एक ये चालक तार है और इस चालक तार का नाम है CD। क्या नाम है? CD एक चालक तार है और इस चालक तार की जो अनुमानित लंबाई है, क्योंकि चालक तार को हमने ही बनाया है तो इसकी लंबाई को हम सपोज कर लेते हैं समथिंग में L। कितना मानेंगे बेटा? L। CD एक चालक तार है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? L। पूरी लंबाई L है और इस समूचे तार में जो धारा बह रही है वो है I एम्पियर की। कितनी है? I। पूरे तार में जो धारा बह रही है वो कितनी है? I एम्पियर की धारा बह रही है। और इस चालक तार के निकट हम एक बिंदु P मानेंगे और इसी बिंदु P पर हमें किसका मान ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का। फिर से सुनो, इस चालक तार के कारण बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है और यही बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा था। अब कहोगे मास्टर एक बात बताओ, जब बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ लिया था तो खाम खाम में धरती धरने की क्या जरूरत थी? तो इसका सीधा आंसर है बायो सेवर्ट के नियम में पढ़ा था कि किसी तार के छोटे भाग के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। यहां पढ़ेंगे विशाल पूरे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। चलो शुरू करते हैं। तो CD एक चालक तार है जिसकी कुल लंबाई L है, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। इसके निकट हमने एक बिंदु P माना और बिंदु P से एक लंब डालेंगे इस बिंदु पर इस तरह से और इस बिंदु को हम Q मानेंगे। मतलब यहां से यहां तक खींची गई जो रेखा है वो यह बताएगी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है। अर्थात चालक तार और जिस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर रहे हैं इसके बीच की दूरी को हम कितना मान लेंगे? R। कितना मान लेंगे? R। ये बिंदु P कहीं भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इसलिए इसकी एक निश्चित दूरी तो होनी चाहिए। इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं? इस चालक तार में हम अल्पतम तार मानेंगे, यानी अल्पतम भाग। सबसे पहले हम अल्पतम भाग के लिए कैलकुलेशन करेंगे और अल्पतम भाग के लिए कैलकुलेशन करने के बाद हम समाकलन करके पूरे भाग की व्याख्या कर देंगे। तो पूरा तार CD है और CD की लंबाई कितनी है? L। तो हमने तार का छोटा हिस्सा मान लिया और इस छोटे हिस्से को भी नाम दे देते हैं। अगर ये C है, ये D है, इसको मान लेते हैं बेटा E, इसको मान लेते हैं F। कोई दिक्कत तो नहीं। इस E को अगर हम इस बिंदु से मिला दें, बिंदु P से, तो इस प्रकार मिलाएंगे और बिंदु F, E और F अल्पतम लंबाई है, ना के बराबर लंबाई है, तो दोनों के बीच की दूरी भी ना के बराबर होगी। अगर हम इसको इस बिंदु से मिला दें तो दोनों के बीच की दूरियां बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी E से P तक जितना चले हैं और F से P तक लगभग ही उतना ही चले हैं। अब कहोगे मास्टर अंधे को भी दिख जाएगा, दोनों की दूरियों में अंतर है। दूरियों में अंतर यानी पथ में अंतर, इसको हम पथांतर के नाम से जानते हैं। इन दोनों के बीच में जो पथांतर है वो लाला ना के बराबर है और कितना है निकालना चाहें तो यहां से एक हम लंब डाल सकते हैं इस प्रकार से, और डाले गए इस लंबक बिंदु को हम नाम दे सकते हैं। अगर ये E था, ये F था, तो ये इसको हम नाम दे देंगे G। कोई दिक्कत तो नहीं। पूरे तार की लंबाई अगर L है तो इस अल्पतम भाग के कारण प्राप्त छोटी सी लंबाई को हम लिख सकते हैं डेल्टा L। क्या लिखेंगे बेटा? डेल्टा L।
इसके बाद में यहाँ से ये कितने कोण पर गया, तो इसको हम थीटा मानेंगे। कोण कितना मानेंगे, कितने कोण पर ये यहाँ से ये बिंदु P स्थित है, तो उसको हमने मान लिया थीटा कोण। इसके बाद में बिंदु P पर और जो इस वाले ट्रायंगल के लिए जो बना हुआ त्रिभुज है, इसके लिए जो यहाँ कोण है, इसको हम मानेंगे बेटा फाई। कितना मानेंगे, फाई, क्योंकि थीटा यहाँ हम ऑलरेडी मान चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम कोण मानेंगे फाई। एक बात बताओ, E से P आए तो इसके बीच में जो एंगल बना है इसको हमने क्या माना, फाई। अभी थोड़ी देर पहले कहा E से P और F से P ना के बराबर है, लगभग दोनों समान ही तो हैं, थोड़ा ही तो अंतर है। तो इसके लिए अगर कोण फाई बना है तो इसके लिए इतना कोण कितना होगा, ना के बराबर, और ना के बराबर कोण को हम क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई। क्या लिखेंगे, डेल्टा फाई। यानी डेल्टा फाई का मतलब अल्पतम कोण, अर्थात जो मुख्य प्राइमरी एंगल है वो फाई है और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंगल है वो डेल्टा फाई है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? अभी चित्र पूरा नहीं हुआ है, जैसे जैसे हम कैलकुलेशन करते रहेंगे वैसे वैसे हम फिगर को डेवलप करते रहेंगे। बेसिक चित्र की कॉन्सेप्ट पूरी हो गई है। यहाँ पे इस दूरी को हम कितना मानेंगे, x। ये मानी गई दूरी x है, क्योंकि एक्चुअल डिस्टेंस यही है। अल्पतम लंबाई के कारण जो हमने दूरी सपोज की वो कितनी सपोज की है, x। अब इतनी बातें सुन लो, पहले हमने किया क्या चित्र में। CD एक चालक तार है जिसकी कुल लंबाई L है। इस चालक तार में जो धारा बह रही है वो कितनी है लाला, I। इस चालक तार में अल्पतम भाग हमने माना EF और अल्पतम भाग की लंबाई कितनी है, डेल्टा L। इस चालक तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना, बस यही वो मनुष्य P बिंदु है जहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अगर हम इस अल्पतम लंबाई के बिंदु E से यहाँ से एक रेखा खींचते हैं, इसकी दूरी को x सपोज कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में जो कोण बना इसको फाई मान लेते हैं। E के बाद जब F से यहाँ पे रेखा खींचते हैं तो आपको पता है E और F लगभग समान है, क्योंकि अल्पतम लंबाई ली है और ये समांतर रेखाएं एक दूसरे के लगभग बराबर हैं। तो यहाँ कितना अंतर अगर निकालना चाहें तो अंतर निकलेगा FG। यहाँ से हमने लंब डाल दिया, यानी FG मतलब कहना क्या चाहते हैं, EP GP के बराबर है। EP GP के बराबर है, सिर्फ थोड़ा अंतर है, इतना FG का अंतर है या GF का अंतर है। अच्छा मुद्दे की बात सुनो, यहाँ पे जो कोण बना वो कितना है, थीटा। यहाँ पे जो कोण बना वो कितना है, फाई। यहाँ पे जो कोण बना वो कितना है, डेल्टा फाई, क्योंकि ये अल्पतम कोण है, यही मुख्य कोण है। इतनी बातें समझ में आई? अब हम इसकी भाषा बता देते हैं कि आप लिखेंगे कैसे। जो हमने चित्र में किया है बस वही लिखना है। माना कि CD एक चालक तार है जिसकी कुल लंबाई L है और इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, तथा चालक तार में अल्पतम लंबाई डेल्टा L ली। कितनी ली बेटा हमने, डेल्टा L। अतः इतनी बात आप लिख सकते हैं भाषा में, दैट इज अ प्राइमरी कॉन्सेप्ट। इसलिए आप इसको एक बार रिवाइज करके भाषा सुन लीजिए और बना के अपने शब्दों में रूपांतरित करके लिखिए। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। याद रहे कैलकुलेशन में हम हर उस मुद्दे को फॉलो करेंगे जो हमने स्टेप इसमें अप्लाई की है, जीरो से चलेंगे। सबसे पहले निकालेंगे अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र और इसके बाद निकालेंगे कुल चुंबकीय क्षेत्र। अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र का करेंगे समाकलन, उससे निकल आएगा कुल चुंबकीय क्षेत्र। फिर से सुनो, अल्पतम भाग हमने क्या लिया, EF। अल्पतम भाग हमने क्या लिया, EF। इस अल्पतम भाग के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। याद आया बायो सेवर्ट का नियम, यही तो हमने पढ़ाया था। तो हम बोर्ड पे लिखेंगे, सर्वप्रथम अल्पतम चालक तार EF के कारण कितनी दूरी है, देखो यहाँ से यहाँ, वहाँ पे हमने दूरी r मानी थी लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है, x, क्योंकि इसी के कारण यहाँ निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र, तो ये दूरी x है। तो बहुत सावधानी से EF के कारण x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट के
नियम से। तो आप लोगों को पता है बायो सेवर्ट का नियम हम अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सूत्र होता है डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसके बाद आई का मतलब धारा से है, इसमें भी धारा आई है, और इसकी अल्पतम लंबाई डेल्टा एल है। फिर साइन थीटा, यहाँ पे देखो कोण भी हमने थीटा ही माना है, बटे बीच की दूरी का वर्ग। बीच की दूरी कितनी है? x। अब मत कहना मास्टर ये r है ना, r तो यहां से यहां तक है और हम अल्पतम लंबाई के कारण निकाल रहे हैं, तो हमने क्या मानी है? x। तो यहां पे वर्ग किसका हो जाएगा? x का वर्ग। क्या इतनी बात समझ में आई? हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे और होशियार बच्चे हैं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और फ़ोन का इसका खोखल गिर गया, रुक जाओ तसल्ली करो। इसके बाद में बेटा हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब मेरी बात बहुत सावधानी से सुननी है। इसको हमने समीकरण 1 माना, थोड़ी देर के लिए खामोश कर दो। हम कुछ मान ज्ञात करेंगे और जीरो से चलेंगे, हर जीरो की कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे। करने क्या वाले, स्टेप बाय स्टेप याद रखो। सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे EFG, इसमें इस कॉन्सेप्ट को लेके हल करेंगे। फिर त्रिभुज लेंगे EGP, फिर इस वाले त्रिभुज को हल करेंगे। फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे। इतनी 3 ग्रांडेड कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसके बाद 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 2 और ट्राइंगल लेंगे चल के, वो बाद के मुद्दे हैं। पहले प्राइमरी कॉन्सेप्ट समझो, हम जीरो से शुरू कर रहे हैं। पहला त्रिभुज है EFG, लिखेंगे। इसको यहीं छोड़ दो, जरूरत पड़ेगी तब उठा लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज EFG से, इसको हम रफली यहाँ बना देते हैं आपकी आत्मा की शांति के लिए। चलो रफली नहीं, ओरिजिनल तरीके से बना दो। ये लो ऐसे आई लाइन, एक लाइन ऐसे आई और एक लाइन ऐसे आई। ये E है लाला, ये F है लाला, ये क्या है? G। इतनी बात क्लियर हो गई? EFG। अब ध्यान से देखो बेटा, EF का मान कितना है? डेल्टा एल। कितना है? डेल्टा एल। और ये वाला कोण कितना है? थीटा। ये वाला कोण हो गया थीटा। हमें एक प्रश्न का उत्तर आप दो कि इसमें हमें मान कौन सी भुजा का पता है। ये एंगल है, तो एंगल के सामने की भुजा क्या हो गई? लंब। जो सबसे बड़ी भुजा बची है वो कौन सी होगी? कर्ण। बचा हुआ क्या है? आधार। अंधा बता देगा। ध्यान से देखो, EFG, कोण के सामने की भुजा लंब, EG हो गया लंब, ये हो जाएगा कर्ण क्योंकि ये सबसे बड़ी है। फिर इसके बाद बची हुई क्या हो गई? आधार। तो यहाँ पे एक ऐसी कौन सी फॉर्मेट है जिसमें 2 चीजें आती हो, लंब और आता हो कर्ण? कौन है? साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में, पूरी टिग्नोमेट्री की फॉर्मेट में लंब और कर्ण किस में आता है? साइन में। तो हम यहां पे लिखेंगे, देखो एक है मार्कर से लिख देते हैं, बड़बड़ाना नहीं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहां पे हम लाला लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। मान रखो साइन थीटा बराबर लंब का मान कितना है? कोण के सामने की भुजा लंब, यही तो है। इसको हम लिखेंगे बेटा EG। क्या लिखेंगे? कर्ण कितना है? EF। कर्ण कितना है? EF। और EF का मान हमें पता है कितना है? डेल्टा एल। रखो साइन थीटा बराबर EG अपॉन EF का मान है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल इधर डिवाइड में इसको लेके आओ, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा एल साइन थीटा बराबर EG। कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मान लो थोड़ी देर के लिए समीकरण नंबर 2, यहीं छोड़ दो। अब यहां से नई कॉन्सेप्ट ले रहे हैं EGP। अब अगला त्रिभुज ले रहे हैं EGP। लिखेंगे त्रिभुज EGP से, एक्चुअली बुक में आपको ये सारी कॉन्सेप्ट रिवील नहीं की गई है, वहाँ पे डायरेक्टली एक लाइन में सारी फॉर्मेट को डिफाइन कर दिया है, जो हम आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं डिटेल में। इसलिए बहुत सावधानी से इनको देख लो, वो चीज़ आप नहीं पकड़ पा रहे होगे वहाँ पे कैसे कैसे फॉर्मेट आई हैं। EGP, इस EGP की फॉर्मेट को हमें हल करना है। तो हम यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल को यहाँ मेंशन करते हैं। एक लाइन ऐसी है, थोड़ी सी तिरछी है, फिर एक लाइन ऐसे है, फिर एक लाइन लाला ऐसे है, ये भी थोड़ी सी तिरछी है। लो देखो लाला, इसका नाम क्या है? E, इसका नाम क्या है? G, और इसका नाम क्या है? P। इस वाले यहाँ एक चीज़ बारीकी से अगर समझ पा रहे हो, आप होशियार लग रहे हो, समझ जाओगे। ये लिखा है डेल्टा फाई। ये वाला एंगल कितना है? देखो ना, EGP, ये एंगल कितना है? डेल्टा फाई। तो यानी ये अगर एंगल डेल्टा फाई, ये क्या है? ये दूरी कितनी दी गई है? X। देखो ये दूरी कितनी दी गई है? X। और ये एंगल कितना है? डेल्टा फाई। तो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है? बड़ी दिमाग से समझने की कोशिश करो। अगर दिमाग से समझने की कोशिश करोगे तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी? लंब। देखो ना, ये डेल्टा फाई, कोण के सामने की भुजा लंब। ये अगर लंब है, ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण। हालांकि ये और ये लगभग एक दूसरे के बराबर है, तो इसको जब ये वाली दूरी पता है तो कर्ण में हम इसको गिनेंगे। फाइनली हम लिख सकते हैं फिर से
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब बताओ बेटा यहाँ पे थीटा का मान कितना है, यहाँ ऊपर वाले में तो थीटा थीटा ही था, लेकिन यहाँ थीटा कितना है, डेल्टा फाई कितना है, तो यहाँ पे हम थीटा की जगह लिखेंगे डेल्टा फाई बराबर लंब। लंब का काम कौन कर रहा है, ईजी, तो यहाँ लंब की जगह हम लिखने वाले हैं ईजी, और कर्ण की जगह क्या लिखेंगे, पीई या ईपी। इसका मान कितना है, लिख देंगे पीई। पीई का मान बताओ बेटा, साइन डेल्टा फाई बराबर ईजी अपॉन पीई का मान है एक्स, कितना है, एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं, एक प्रश्न का उत्तर चाहिए। जब आपको हमने बताया था यहाँ से यहाँ तक जो बन रही थी, जो एंगल बन रहा था वो हमारा फाई था, जबकि ये अल्पतम लंबाई के कारण जो एंगल बना वो अल्पतम कोण है, जिसको हमने क्या माना, डेल्टा फाई। यानी डेल्टा फाई अल्पतम कोण है, अल्पतम कोण को हम न्यूनतम कोण कह सकते हैं, और न्यूनतम कोण का मतलब है ना के बराबर। आप सब जानते हो साइन और कॉस का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है, मालूम है ना। साइन और कॉस का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1 होता है, यानी वैसे भी ना के बराबर मान होते हैं, और ये अल्पतम कोण है, इसलिए हम पूरे साइन थीटा को केवल थीटा लिख सकते हैं। दैट इज अ फॉर्मेट, यू कैन आल्सो लर्न अबाउट इट दैट कहीं भी अगर साइन थीटा लिखा है, अगर ये न्यूनतम कोण है तो इसको थीटा लिख सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे लिखा है साइन डेल्टा फाई। साइन डेल्टा फाई को हम क्या लिख सकते हैं, केवल डेल्टा फाई। तो फाइनली हो गया डेल्टा फाई बराबर ईजी अपॉन एक्स। ये एक्स इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो फाइनली इसको इधर ले आओ, तो हो गया एक्स इंटू डेल्टा फाई बराबर ईजी। कोई दिक्कत तो नहीं, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, इसको अभी होल्ड रखना है वहीं अपनी जगह थोड़ी देर और। समीकरण 2 और 3 को निहारो ध्यान से, तो इसका RHS इसके RHS के बराबर है। अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल फॉर्मेट वी कैन से दैट LHS इज आल्सो इक्वल टू द LHS, यानी LHS को भी हम LHS के बराबर लिख सकते हैं। तो हम शर्त के अनुसार लिखेंगे समीकरण 2 व 3 में LHS बराबर LHS है, तो RHS बराबर RHS होगा। क्या आपको इतनी बात क्लियर हुई कि जब LHS का मान LHS के बराबर है तो RHS के मान को भी हम RHS के बराबर लिख सकते हैं। यानी देखो इधर यहाँ पे RHS के बराबर है, कहाँ चला गया, ये 2 और 3 निहारो, RHS के तो हम लिख सकते हैं LHS के बराबर होगा। फाइनली आपकी अपनी आंखों के सामने LHS इसका डेल्टा L साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स डेल्टा फाई। बताओ इतनी बात समझ में आई। देखो ना, RHS के बराबर है तो हमने LHS को LHS के बराबर लिखा, यानी कहीं भी अगर डेल्टा L साइन थीटा लिखा है उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, एक्स डेल्टा फाई। ये वाला मान उठा के, डेल्टा L साइन थीटा का मान उठा के, ये देखो लिखा है डेल्टा L साइन थीटा, इतना ही मान की जगह हम लिख सकते हैं एक्स इंटू डेल्टा फाई, यानी समीकरण 1 में इतना मान रखेंगे। या फिर इसको थोड़ी देर के लिए होल्ड कर दो, इसको हम लाला अगर मानना चाहें, चलो लिख लो, निपटाते चलो, लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, तो डेल्टा बी से बोलेंगे नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से बोलेंगे नहीं, आई से बोलेंगे नहीं, डेल्टा L साइन थीटा को छोड़ेंगे नहीं। डेल्टा L साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, एक्स इंटू डेल्टा फाई, तो यहाँ लिखेंगे एक्स इंटू डेल्टा फाई। देखो ना बटे में क्या लिखा है लाला, एक्स स्क्वायर। अंधा कह देगा मालिक यहाँ 1x और नीचे कितनी है, 2x, तो यहाँ पे x से x कट जाएगा, नीचे 1x बची, इसको इज्जत से लिख दो, डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डेल्टा फाई अपॉन एक्स। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहीं छोड़ दो, हम आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपका अपना प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। यहाँ दूरी x मानी गई दूरी है जो कि उचित नहीं है, इस दूरी को हम इस दूरी में बदलेंगे, x की जगह हम r लाना चाहते हैं, और x की जगह r लाने के लिए हमें इसको रूपांतरित करना पड़ेगा, शर्तों के अनुसार लाना पड़ेगा, अपनी मन और मर्जी से नहीं लिख सकते। इसलिए हम यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले ये त्रिभुज लिया इधर, फिर ये त्रिभुज लिया, अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, और इसका उद्देश्य सिर्फ ये, x की जगह हम क्या लाना चाहते हैं, r। कैसे पॉसिबल, हाउ इट इज पॉसिबल। चलो इसके लिए हम त्रिभुज का नाम लिखते हैं QEP, लिखेंगे, मार्कर बदल देते हैं, त्रिभुज, इसको यहीं अभी छोड़ दो, QEP से। आपकी आत्मा की शांति के लिए इसको हम यहाँ बना देते हैं, लाला भड़कना नहीं है, आत्मा की शांति वाला जो वर्ड है बड़ा लोनली और लॉयल वर्ड है, बड़ा प्यारा लगता है,
तो इसको लेके आप इरिटेट ना होना, नहीं आप सोचो ये मास्टर आत्मा की शांति की बातें बहुत करता है। देखो बेटा ये वाला देखो QEP, इसमें ये वाला कोण कितना है 5, ये वाली दूरी कितनी है R, थोड़ा सावधानी से, ये वाली दूरी कितनी है X। आगे बढ़े, अब बताओ एक बात का उत्तर दे दो हमें, इसमें कौन कौन से मान हैं। हम x को क्या लिखना चाहते हैं R, x को क्या लिखना चाहते हैं R। एक ऐसी सिचुएशन डेवलप करनी है जिसमें x और R दोनों आ जाएं। कैसे पॉसिबल है? कोण के सामने की भुजा लंब, कोण के सामने की भुजा लंब, ये अब दो बचे, इनमें बताओ बड़ी भुजा कौन है, छोटी भुजा कौन है? प्रश्न का उत्तर दो हमें, कौन बड़ी भुजा और कौन छोटी भुजा है? मिला क्या? इस लॉजिक को पकड़ो, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई। अब बताओ ये वाली दूरी बड़ी है या ये वाली दूरी बड़ी है? cos थीटा बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी इसमें आधार भी आएगा और कर्ण भी आएगा। आप ध्यान से फील करो, कोण के सामने की भुजा लंब हो गई, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कर्ण। क्या हो जाएगा बेटा? कर्ण। तो यहां पे हम फाइनली देखते हैं इसको क्या होता है। चलो तो सबसे पहले हम लिखेंगे, ये cos में पॉसिबल है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। यही तो पढ़ा है अपनी ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मेट में। यहां पे थीटा कितना है देखो 5, थीटा कितना है? तो cos 5 बराबर आधार कितना है बेटा? ये आधार का काम करेगा R, और बटे में क्या है? बटे में क्या है? बहुत बात करते हो, सुनाई नहीं देता है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हो गया R, कर्ण कितना है? X। तो इसकी जगह हमने x लिखा। अब एक प्रश्न का उत्तर दो, जब हमें किसका मान चाहिए? x का, तो x का मान चाहिए, x को इधर ले आएंगे तो बेचारा cos 5 नीचे आ जाएगा। फाइनली लिख सकते हैं x बराबर R अपॉन cos 5। बताओ इतनी बात समझ में आई? ये वाला मान x का मान इसमें रख दो तो कम से कम हमें अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र मिल गया, इतनी सफलता प्राप्त हो गई। तो लिखेंगे समीकरण 4 में x का मान रखने पर, जरा बोर्ड पे कंसंट्रेट करो, डेल्टा बी से बोलेंगे नहीं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से बोलेंगे नहीं, आई डेल्टा फाई से बोलेंगे नहीं, x को छोड़ेंगे नहीं। इस x की जगह लिखेंगे r अपॉन कॉस फाई, r अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई कहां चला जाएगा? ऊपर। कॉस फाई कहां चला जाएगा बेटा? cos फाई कहां चला जाएगा? ऊपर। अब एक काम करो, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 5। अब इसको यहां छोड़ दो। अब हुआ क्या है? अब बेटा आप लोग अपनी जानकारी के लिए समझ सकते हो, इस अल्पतम भाग के कारण हमने पर्याप्त मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर लिया, इतना है। लेकिन चालक तार तो हमारा बड़ा है, इससे भी बड़ा हो सकता है, कितनी भी लंबाई का हो सकता है। उसके अनुसार हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक स्थिति लगा सकते हैं। अगर इस बिंदु को हम मूल बिंदु माने तो ये रेखा पूरी बाई अक्ष को दर्शा रही है, इससे ऊपर का सिरा प्लस होगा और नीचे का सिरा माइनस होगा। अब बोर्ड पे थोड़ा कंसंट्रेट कर लो। इस रेखा को आभासी रूप से अगर यहाँ पे इस प्रकार से लेके आते हैं तो इसके और इसके बीच में जो कोण बनेगा इसको हम बोलेंगे φ1। अगर हम इस रेखा को यहाँ से इस प्रकार से लेके आते हैं तो इसके और इतने पूरे के बीच में जो ये एंगल होगा, इतना ढेर सारा ये एंगल होगा, इसको हम बोलेंगे φ2। ध्यान रहे ये एंगल है φ1, ध्यान रहे ये एंगल है φ2, ध्यान रहे ये एंगल है φ1, ध्यान रहे ये एंगल है φ2। ये φ1 और ये φ2 जो कोण बने हैं, अब हम इन कोणों के कारण कुल चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो हम करेंगे समाकलन। लिखेंगे कुल तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र φ1 से φ2। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। हमारा प्रश्न बहुत जायज है, नाजायज नहीं है। प्रश्न ये है कि हम φ1 से φ2 जा रहे हैं, लेकिन ये बाई एक्सिस के निगेटिव एक्सिस पे पॉइंट को डिजर्व कर रहा है, तो ये φ1 की वैल्यू को हम किससे इंडिकेट करेंगे? माइनस से। और φ2 जो एंगल होगा वो कैसा होगा? पॉजिटिव, यानी φ1 माइनस में और φ2 प्लस में। अब शुरुआत करो। अब ये था अभी तक अल्पतम चुंबकीय क्षेत्र, अब निकाल रहे हैं वो है कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट होगी -φ1 से φ2 और फाइनली सारी वैल्यू हो जाएगा समाकलन आई डेल्टा फाई कॉस फाई अपॉन आर। आप सबको पता है समाकलन हम जिसके सापेक्ष करते हैं उसी का होता है, और जिसके सापेक्ष नहीं करते वो सब अचर पद का काम करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं। और करते किसके सापेक्ष हो? जो बदल रहा होता है। इतने भाग के बाद जो पूरे भाग के कारण निकाल रहे हैं तो क्या बदल रहा है? कोण φ1 से φ2, और φ1 से φ2 कितना भी हो सकता है। तो मेरा जो समाकलन होगा वो फाई के सापेक्ष है, बाकी अचर पद बाहर आ जाएंगे। फाइनली हम इसको लिख सकते हैं
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू होती है, आई हमारा बाहर आ जाएगा, इसके बाद में आर हमारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा फाई और कॉस फाई बाहर नहीं आएगा। हम फाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, जिसके साथ फाई फाई लिखा है वो सब अंदर रहेगा। बाकी अब कहोगे मास्टर क्या समाकलन हो गया? ना, अभी ना हो गया, सिर्फ हमने सिचुएशन लगाई -φ1 φ2, अंदर क्या बचा? कॉस फाई और डेल्टा फाई। आगे बढ़े, कॉस फाई डेल्टा फाई का मिला के जो समाकलन होगा वो हो जाएगा हमारा साइन फाई। क्या हो जाएगा लाला? साइन फाई। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसका हम लोग करने वाले हैं समाकलन। तो आपको पता है बेटा, अभी हमने सिचुएशन लगा के सिर्फ इतनी प्रॉपर्टी को मेंशन किया था जिसमें हमने अचर पद को बाहर निकाल लिया। अब हम समाकलन करते हैं इस साइड, यानी बी से हम बोलेंगे नहीं, बाकी ऐसे ही लिख लेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बटे आर। इसके बाद में हमें लाला क्या करना है, इसके बाद की अगर सिचुएशन आप देखो तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम समाकलन कर रहे हैं तो कॉस फाई डेल्टा फाई का फाइनल समाकलन हो गया साइन फाई, लेकिन लिमिट लगी रहेगी लाला। लिमिट अभी कहाँ लगाई है? देखो ना, कॉस फाई का समाकलन साइन फाई हो गया, लेकिन पूरा डेल्टा फाई भी साथ में जाएगा। याद रखना, सूत्र होता है, जो मैं बायो लिए वो घबराए नहीं, ये कैसे हो गया, ये सूत्र होता है कॉस फाई का साइन फाई, कॉस एक्स का साइन एक्स, लेकिन साथ में इसके जो लिखा होता है ना डेल्टा एक्स डी फाई वो सब साथ में इंक्लूड हो जाता है। इस डेल्टा फाई को हम डी फाई भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, आप घबराना नहीं। जो बायो लिए उनको भी यही सूत्र याद करना पड़ता है, जो मैथ लिए उनको भी याद करना पड़ता है। हम आगे बढ़ रहे हैं, फाइनल मेरे पास इतनी फॉर्मेट आ चुकी है, लेकिन लिमिट अभी नहीं लगाई है। लिमिट को लिखेंगे -φ1 और ये φ2। लिमिट लगाने का एक अलग से सूत्र होता है, वो भी उनको भी याद करना पड़ता है, आप भी कर लो। लिमिट बराबर फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मान रखो फटाफट, सबका मान रख दो, फाइनली आंसर के नजदीक है हम। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। लिमिट कैसे लगाएंगे, घबराना नहीं, इधर देखो हम समझा देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है साइन एक्स और यहाँ पे लिखा है सी और डी, लिमिट कैसे लगाएंगे? एक बार एक्स की जगह पे ऊपर वाला मान माइनस एक बार एक्स की जगह पे नीचे वाला मान। इसको हम लिख सकते हैं साइन सी माइनस साइन डी। जैसे कहीं पे लिखा हुआ है मान लो साइन जेड और यहाँ लिखा है ए और बी, लिमिट कैसे लिखाएंगे, लगाएंगे साइन ए माइनस साइन बी। लग गई लिमिट। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे एक बार फाई की जगह क्या आ जाएगा, अपर लिमिट, तो अपर में क्या लिखा है φ2, साइन φ2 माइनस फिर क्या लिखा है साइन, और इसकी लिमिट कितनी है -φ1, बस लगा दो, लग गई लिमिट। एक बार ऊपर वाला मान माइनस एक बार नीचे वाला मान, इसका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये साइन φ2 माइनस माइनस प्लस साइन φ1। ये मेरा आंसर आ चुका है। इसको अगर हम चाहें तो अरेंज करके लिख सकते हैं, φ1 को पहले और φ2 को बाद में। तो फाइनली इधर लिख देते हैं, उधर स्पेस की कमी है। b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर साइन φ1 प्लस साइन φ2। उम्मीद करते हैं बॉयज़ एंड माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज करके भी देख लेना, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बुक में इतना शॉर्ट में दे रखा है कि आप लोग याद करना छोड़ो, समझ भी नहीं पाओगे। एक लाइन में इतनी पूरी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर दिया है, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना। बस हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए हार्ड वर्क करते हैं और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को, 10th क्लास के, 11th क्लास के स्टूडेंट्स को भारी मात्रा में जोड़िए। आप सभी को मेरा नमस्कार।